दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक और महत्वपूर्ण क्लास में, जो कि आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज से जुड़ा हुआ है। और आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। जैसा कि हम लोगों ने कल ही बात कर लिया था कि ये जो क्लास होगी ये प्रीमियर होगी, क्योंकि रात में 9 बजे काफी इंटरनेट की इशू होती है। तो आप लोगों का जो भी है आप चैट में जरूर लिखते जाइए, जो भी प्रॉब्लम है या जो भी डिस्कशन है या पूरे क्लास के दौरान जो भी आपको मतलब डाउट्स आते हैं आप क्लास के दौरान लिखते जाइए। हम उसको आपको बताएंगे या नेक्स्ट क्लास में हम लेते जाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि जो डिस्कशन हो रही है वो क्लियर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि लाइव में बफरिंग होती है और ये होती है। तो यहां पर जो है कोई भी इश्यूज हमारे तरफ से नहीं होगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी प्रीमियर की हुई है, ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो क्वेश्चंस हम उसी तरीके से देखेंगे, उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसी का अगला भाग देखेंगे। लेकिन इसलिए ये वीडियो कहीं पर आपका फंसेगा नहीं। कमेंट में सब लोग चैट में, लाइव चैट में जरूर बताइएगा, जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं या जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं वो कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों आप हमारे एक्सक्लूसिव क्लासेस के लिए इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मेरा रेफरल कोड है हिमांशु लाइव। अनअकैडमी प्लस से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और हमारी आने वाली जो बुक है प्रैक्टिस सेट्स, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी और बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। और ये जो ईबीएस का सीरीज है इसके अंतर्गत हम लोग चलते हैं, राइट एवरीबॉडी। सबको आई थिंक उम्मीद है कि आवाज क्लियर जा रही हो, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। शुरुआत करते हैं विदाउट एनी गैप, हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास को। ओके सॉरी, एक जस्ट अ सेकेंड। चलिए हाँ, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट, हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चले जाते हैं। 114 तक हम लोगों ने देख लिया था। ओके जी, तो हम लोग यहां पर सॉरी 125 तक हम लोगों ने देख लिया था। तो उसके आगे हम लोग यहां पर चलेंगे 126 से, है ना। 126 से हम लोग यहां पर देखेंगे। ओके, आपको याद है कल के क्लास में हम लोगों ने 125 नंबर ये वाला देखा था, ये है ना 125 नंबर वाला, 124 नंबर वाला, जिसमें कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश था। वो बेसिकली आपका जो है सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित था। यहां तक हम लोगों ने देखा था। और आपको आज दिन में कई सारे नोट्स भी दिए गए हैं आपके ऐप पर, तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं किया है, फ्री ऐप वाईओपी एजुकेशन का। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर चलेंगे अब, जो है वो है, सब लोग पैरेलली जवाब देने की कोशिश करेंगे, राइट। सब लोग पैरेलली जवाब देने की कोशिश करेंगे और ध्यान रखेंगे कि कोई भी पॉइंट पर आप जो है अपनी टिप्पणी मिस ना करें। चलिए, तो यहां पर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन आपके सामने दिए हुए हैं। ये कथन क्या है, कथन देखिए। कथन कहते हैं, पहला कथन कहता है जैविक विविधता पर कनेक्शन। ओके, उसके बाद यहां पर आपको, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपको कहता है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन या क्योटो प्रोटोकॉल। ये तीन आपको है, ठीक है। ये तीन के बारे में आपको है कि इसमें से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार ने किसकी मंजूरी दी है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, तो इसकी अगर आप बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा वाला है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो दूसरा वाला है, जो कि आप यहां पर अभी देखे थे। और जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र का यहां पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, सिर्फ इसकी मंजूरी दी है। जैविक विविधता का कन्वेंशन या क्योटो प्रोटोकॉल, इस पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मंजूरी नहीं दी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर मंजूरी दी है। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सब लोग मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर जरूर देंगे, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन से ध्यान से देखिए सब लोग। अगला क्वेश्चन आपको यहां पर है, पृथ्वी सम्मेलन 1993 में तय हुआ एजेंडा 21 किससे संबंधित है। 1993 में 1993 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ सम्मेलन हुआ था, उसमें जो 21 एजेंडा था, एजेंडा 21, वो किससे संबंधित था। क्या वो ग्रीन हाउस से संबंधित था, जैव विविधता से, स्थिरता से या जलवायु परिवर्तन से। बताइए सब लोग, कमेंट में बताइएगा जल्दी।
क्वेश्चन आ गया, पढ़ने में मुझे जितना टाइम लगा उतना देर से उससे जल्दी आपको पढ़ लेना है और कमेंट में आंसर करना है। तो ये किससे संबंधित है, इसके आपको यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सब लोग बताएंगे। तो ये आपका स्थिरता से संबंधित है और थोड़ा इस पर एडिशनल नॉलेज हम आपको यहां पर देना चाहते हैं। एक बार फुल स्क्रीन कर दें इसको। हाँ, इस पर एडिशनल नॉलेज हम आपको देना चाहते हैं। बेसिकली दोस्तों 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। ब्राजील का ये रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है, यहां पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसमें एजेंडा 21 ने यह तय किया गया था। इसमें 170 देश के प्रतिनिधि आए थे। तो ये जो चीज आपको बताया गया है, ये आपको पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बताया गया है और इसमें स्थिरता पर जोर दिया गया था। 21 जो एजेंडा था उसमें स्थिरता पर जोर दिया गया था। तो पहला क्या हो गया बात कि जो पृथ्वी सम्मेलन का 21 एजेंडा था उसमें स्थिरता पर जोर दिया गया था, स्टेबिलिटी पे जोर दिया गया था। और यह हुआ कहां था, 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कितने देश आए थे, 170 देश आए थे। क्लियर एवरीबॉडी जी। इसलिए आप लोगों को यह बिल्कुल ध्यान रखना है, इतनी सारी पॉइंट इससे जुड़ी हुई है। तो इसका आपका स्थिरता यानी कि जो यहां पर आपको सी आंसर में दिया हुआ था, सी, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है। मे भी आंसर बहुत लोगों को दिख गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिए। जैव विविधता प्राधिकरण कहां पर है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहां पर है, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है ये बेसिकली चेन्नई में है और थोड़ा इससे जुड़ी हुई बात हम आपको बताने वाले हैं, जो ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से जुड़ी हुई बात कि चेन्नई में तो है, साथ ही साथ इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई। ठीक है, आप में से ज्यादा लोगों का तब तक में जन्म तो हो ही गया था, है ना। तो ये जो है 1 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई और इसका कार्यालय चेन्नई में है और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो हेम पांडे हैं। ठीक है, हेम पांडे इसके अध्यक्ष है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई। जैव की जो विविधता है, जैविक जो विविधता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके विश्लेषण के लिए, उसके संरक्षण के लिए यह प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी आपसे पूछा गया है। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय वित्त, जैव विविधता, ओजोन संरक्षण या पर्यावरण प्रदूषण। सबको बताना है, सब लोग बताएंगे। तो जैव विविधता इज द करेक्ट आंसर। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। 29 अक्टूबर 2010, आज से करीबन 10 साल पहले 29 अक्टूबर 2010 को इसे साइन किया गया था। यह जैव विविधता से संबंधित है। तो यहां पर आपको 3 बात याद रखने वाली थी। पहला बात नागोया प्रोटोकॉल, दूसरा बात 29 अक्टूबर 2010 और तीसरी बात जैव विविधता। ओके, तो इस तीनों से ये संबंधित है, राइट। ये तीनों इसके अंतर्गत का करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन आपको एक ही था, नागोया प्रोटोकॉल कहां पर किससे संबंधित हो, जैव विविधता से। ओके, तो इसको साइन कब किया गया था, 29 अक्टूबर 2010 को। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन क्या है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, या स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया प्रशांत भागीदारी, या ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन, या बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। तो आपको बताना है कि जो हम कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन की बात करते हैं,
कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन इसमें से किस में से जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखिए और आंसर करिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो जलवायु परिवर्तन पर हुआ था, इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन हमने देखा था, क्या वो? या स्वच्छ विकास और जलवायु पर जो एशिया प्रशांत भागीदारी हुई वो? या ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए जो वियना कन्वेंशन हुआ था? या बंजर भूमि का सामना करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था, ये वो? तो यहां पर बेसिकली आपका जो लास्ट वाला है वो करेक्ट आंसर है। जो बंजर भूमि का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था वो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होता है। तो बेसिकली जो बंजर भूमि थी उसका सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था। ओके, और ये ही जो है कानूनन बाध्यकारी है। बाध्यकारी मतलब रिस्ट्रिक्शन, बाधा। बाधा समझते हैं ना, किसी चीज पर रोक लगाना, किसी चीज पर जो है एक रिस्ट्रिक्शन देना, एक फ्रिक्शन देना, एक स्ट्रिक्ट रूल देना बाध्यकारी होता है। तो कानूनन बाध्यकारी जो है ये बंजर भूमि का सामना करने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ उसके बारे में ये बात बोली गई थी कि ये बेसिकली कानूनन बाध्यकारी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए कि कानूनन बाध्यकारी सम्मेलन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो पार्टिकुलर है ये बाध्यकारी मतलब जो रिस्ट्रिक्शन रूल्स हैं उससे ये जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे सब लोग। ग्लोबल 200 क्या है? ग्लोबल 200 क्या है? फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट, या यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहर की लिस्ट, या विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर, या WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 यानी कि 200 इकोरीजन की लिस्ट। तो आपको यहां पर पूछा क्या गया है कि ग्लोबल 200 क्या है? एवरीबॉडी, क्या है ग्लोबल 200? किससे जुड़ा हुआ है? तो 200 है तो इतना तो है कि ये 200 से कुछ जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वो किस प्रकार के 200 से जुड़ा हुआ ये आपको बताना है। ओके जी, बिल्कुल। तो यहां पर जो है आपका लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। जो WWF जो कि वन से संबंधित है उसके द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए जो 200 इको रीजन की लिस्ट है। इको रीजन समझते हैं ना, हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब कंफ्यूज हो जाइए। इको, राइट? इको रीजन की जो लिस्ट है जो इको फ्रेंडली है वो उसके द्वारा वो जो लिस्ट है वो बेसिकली आपका ग्लोबल 200 के अंतर्गत आता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, WWF ने संरक्षण के लिए जो इको रीजन की लिस्ट बनाई है, ठीक है, उसको बेसिकली इसके अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नारायण सरोवर अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? बताइएगा। नारायण सरोवर अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो ये आपका गुजरात में स्थित है, राइट? गुजरात में स्थित है नारायण सरोवर अभ्यारण्य। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में यह कहा जाता है कि नारायण सरोवर अभ्यारण्य जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में, कच्छ को कौन नहीं जानता है, कच्छ जिला आजकल बहुत फेमस है बहुत सालों से। तो नारायण सरोवर अभ्यारण्य गुजरात के कच्छ जिले में जो लखपत तालुका है, ध्यान से देखिएगा, वहां पर लखपत तालुका, यह भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किस तालुका में है। तो लखपत तालुका में, कच्छ जिले के जो लखपत तालुका है वहां पर नारायण सरोवर अभ्यारण्य स्थित है। यहां मुख्य रूप से चिंकारा पाए जाने के कारण इसे नारायण सरोवर चिंकारा अभ्यारण्य भी कहते हैं। नॉर्मल तो इसका नाम हो गया नारायण सरोवर अभियान, नहीं तो नारायण सरोवर चिंकारा अभियान भी बोलते हैं क्योंकि यहां पर चिंकारा ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग के पक्षी या अलग अलग के जीव जंतु के अलग अलग नाम होते हैं। तो चिंकारा अभ्यारण्य इसको बोला जाता है क्योंकि चिंकारा ज्यादा पाया जाता है। और यहाँ जो पक्षी है, अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, उसकी 184 से भी अधिक प्रजातियां हैं। तो अगर कभी आपको घूमने का मौका लगा
या अगर आप गए हुए हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर जो नारायण सरोवर अभयारण्य या नारायण सरोवर चिंकारा अभयारण्य है, वहां पर 184 से ज्यादा पक्षियां आपको और मौजूद हैं, ज्यादा ही होंगी और अब बढ़ ही रहा होगा। तो ये गुजरात के कच्छ के लखपत तालुका में स्थित है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अलग वे में पूछा जाता है, जो कि आप लोग यहां पर जानते हैं और देख के आप समझ गए होंगे। तो मैंने मतलब इसको एक जगह इसलिए रखे ताकि आपको जस्ट अ सेकंड, हाँ, आपको ये पता चले कि हाँ कौन किससे संबंधित है और किस टाइप से उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नारायण सरोवर अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है आप लोगों को अभी जस्ट मैंने बोला, किसके लिए? चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका एक सेपरेट क्वेश्चन इससे बनता है जो आपको आंसर देना है, ठीक है? तो चिंकारा के लिए ये प्रसिद्ध है। ओके एवरीबॉडी, तो यहां पर आप नीचे देख भी सकते हैं चिंकारा नारायण, अभी जस्ट हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया। ओके, नारायण सरोवर अभयारण्य में मुख्य रूप से चिंकारा और भारतीय चिंकारा पाए जाते हैं, ठीक है? इसलिए इसे नारायण सरोवर चिंकारा अभयारण्य भी बोला जाता है। राइट, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? ठीक है, सब लोग यहां पर कमेंट में आंसर देंगे और सब लोग जो भी आप इससे समझ रहे हैं, जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, उस पर भी आप बताते जाएंगे, ठीक है? जो भी आपके कमेंट्स हैं उसको भी लिया जाएगा, जो भी नेक्स्ट क्लास में आपको उसको ठीक किया जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिश मील का व्यापक प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फिश मील का व्यापक प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जैविक खाद, रासायनिक खाद, विटामिन या दवाई? ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर देख लिया होगा जल्दी में, जिसका नेट ठीक होगा और जिसका ज्यादा होशियार होंगे। बाय द वे, फिश मील का व्यापक प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये आपको मतलब समझने की बात है। बच्चे तो है नहीं कि मैं आपसे पूछूंगा। फिश मील का व्यापक प्रयोग बेसिकली आप लोगों को पता होगा, फिश मील का जो प्रयोग है वो बेसिकली जैविक खाद के रूप में किया जाता है। जैविक खाद यहां पर आपका ए ऑप्शन में था ना, सबसे पहला ऑप्शन था जैविक खाद। तो फिश मील का उपयोग जो है वो जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ओके एवरीबॉडी, चलिए ये थोड़ा सा अभी माइक खुल रहा है, बट हाँ, फिश मील का जो उपयोग है वो बेसिकली जैविक खाद के रूप में किया जाता है। ये चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापक रूप से, यहां तक में हो जाएगा, व्यापक रूप से भारत में प्रयोग किया जाने वाला पहला शाकनाशी कौन सा है? भारत में व्यापक रूप से मतलब बड़े स्तर पर प्रयोग किए जाने वाला पहला शाकनाशी कौन है? ठीक है, आगे सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। 2,4-D, TCDD, लिमोनिन या विनेगर? मुझे पता है लोगों को ये जानकारी नहीं होगी इस क्वेश्चन की। तो शाकनाशी की अगर आप बात करते हैं तो व्यापक रूप से जो पहला शाकनाशी है भारत में जो प्रयोग किया जाने वाला है वो बेसिकली आपका 2,4-D है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। जो शाकनाशी जो होगा वो बेसिकली आपका 2,4-D इसके अंतर्गत होता है। राइट, भारत में ये प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहला शाकनाशी है। 2,4D। जी, अगला क्वेश्चन काफी आसान है। ज्ञान भारती किस प्रदेश में है? ज्ञान भारती जो रिजर्व है ये किस प्रदेश में स्थित है, बताना है आपको। सब लोग बताएंगे, ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात? ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? सब लोग बताइए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात? तो ज्ञान भारती रिजर्व जो है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है ज्ञान भारती रिजर्व। ओके, ये सब बेसिकली आपके कुछ जैसे कि बड़े क्वेश्चन है, कुछ आपके छोटे क्वेश्चन है, कुछ जो है कंप्लीटली याद करने वाले ही हैं।
कई बार आपको अभयारण्य के बारे में या जंगल के बारे में या कोई कमिटी के बारे में या जो अभी जितने भी अलग अलग प्रकार के सिचुएशन पे नई नई चीज़ें बनती हैं उसके बारे में, ये किसके लिए बनाया गया, वहाँ क्या फेमस है, ऐसे क्वेश्चंस आपको ईवीएस में आते हैं। तो उनमें जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाली देसी किस हाइब्रिड वैरायटी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? ठीक है, बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है ये आपको बताना है। रुई, शीशम, जूट या चना? बताइए सब लोग, अगर सुना है तो बताइए। बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? रुई, शीशम, शीशम पता है आपको, शीशम के पेड़ होते हैं जिसके लकड़ी से बनाया जाता है फर्नीचर्स। जूट, चना। तो इसका बेसिकली रुई होता है और बंगाली देसी जो है ये रुई की हाइब्रिड वैरायटी है। ये नाम इसको दिया गया है बंगाली देसी। और रुई को जो एक पूरा अपमार्जित किया जाता है, मतलब रुई को एक अपमार्जित नहीं, इम्प्रोवाइज बोलिए, जो रुई को इम्प्रोवाइज किया जाता है ये एक हाइब्रिड वैरायटी बनाता है जिसमें कि कहीं ना कहीं रुई का ज़्यादा उत्पादन या रुई का एक बेहतरीन क्वालिटी का उत्पादन है, वो बंगाली देसी के रूप में जाना जाता है और ये रुई की ही हाइब्रिड वैरायटी है। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको यहां पर है, हाँ, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का स्लोगन था? पारिस्थितिकी पता है आप लोग को, पारिस्थितिकी तंत्र पर काफी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है। तो पारिस्थितिकी जो है एक स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किस आंदोलन का स्लोगन है? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? बताइए, पारिस्थितिकी जो है वो स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये किस आंदोलन का स्लोगन होगा? चिपको, नर्मदा बचाओ, अप्पिको या इनमें से कोई नहीं? सब लोग बताएंगे। बिल्कुल, आप लोगों ने सुना होगा इसको। चिपको आंदोलन का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट ये भूमिका निभाया है चिपको आंदोलन। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि लोग पेड़ से चिपक जाते थे, तो ये मतलब पकड़ लेते थे। तो पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये चिपको आंदोलन में था क्योंकि वहां पर जितने भी हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य थे या जितनी भी चीजें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी है, चिपको आंदोलन में उसका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था। और ये पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई होती है। जो हमारी स्टेबल इकोनॉमिकी है उसमें हमारा इन्वायरमेंट, हमारी पारिस्थितिकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई? ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट एक बनाया गया था जिसके अंतर्गत यह बोला जा रहा था कि एलिफेंट रिजर्व बनाए जाए, जिसमें कि कहीं ना कहीं जो हाथी की सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए, हाथियों की सुरक्षा को, एलिफेंट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको बनाने की बात की गई थी। तो इस प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी? 20, 22, 24 या 26? ऑप्शन आप देख रहे हैं यहां पर आपके सामने आ रहा है। बताइए सब लोग, कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा हुई थी? 20, 22, 24 या 26? सब लोगों को आंसर करना है। ठीक है, आंसर सब लोगों को करना है, सबका आंसर मैं देख रहा हूं। तो इसकी घोषणा हुई थी कितनी एलिफेंट रिजर्व? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है कहीं ना कहीं एलिफेंट के सुरक्षा के लिए की गई थी। तो टोटल बेसिकली 24 हुई थी और थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी मैं आपको बता रहा था वो दे दूं। तो ये जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये 1992 में शुरू हुआ था। और हाथियों की सुरक्षा, जैसा मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, हाथियों की सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई। तो टोटल 12 राज्य 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की, मतलब कि ऐसे यहां पर जो एलिफेंट रिजर्व हैं
ये एलिफेंट रिजर्व कहीं ना कहीं हमें आगे जो हाथियों को बचाने के लिए, हाथियों को सुरक्षा करने के लिए, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो करके एलिफेंट को हम कैसे लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए ये सब कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। और इसी के तहत जो है हाथियों की सुरक्षा के लिए 12 राज्यों में 24 एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा की गई थी। भारत में 17 प्रदेशों में जंगली हाथी पाए जाते हैं। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि इंडिया में 17 प्रदेश हैं जहां पर कि जंगली हाथी पाए जाते हैं, और 24 एलिफेंट रिजर्व जो कि 12 राज्यों में बनाया गया, इसका मतलब यही था कि इसकी सुरक्षा की जा सके। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, इसका अगला क्वेश्चन आपका इसी टाइप से पूछा जाता है। भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेश में पाए जाते हैं? 15, 16, 17 या 18? बताइए, कितने प्रदेश में भारत में जंगली हाथी पाए जाते हैं? अभी जस्ट ऊपर हमने आपको बताया भारत में 17 प्रदेश में जंगली हाथी पाए जाते हैं। ये वहां पर हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई थी, और अब आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि कैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बन सकता है। आज ये दूसरा क्वेश्चन हमने बताया जो पहले क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन पर थी। तो इसका बताने का या दिखाने का हमारा ये नहीं कि एक क्वेश्चन हम आपको रिपीटेडली करवाएं। इसका बताने का जो मेरा मेन इंटेंशन है वो ये है कि आप इसके भाव को समझें कि ये क्वेश्चन जो अधिक जानकारी के साथ आपको दी जा रही है वो भी अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो ये टोटल आपको जो है 17 प्रदेशों में पाए जाते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा है इसको। तो भारतीय जंगली हाथी 17 प्रदेशों में पाए जाते हैं। उनमें से प्रमुख जो है 3 जगह पे होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। ये 3 जगह पर मुख्य रूप से पाया जाता है। यहां पर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। इन 3 चीजों पे, यूपी, एमपी और कर्नाटका, ये 3 जगहों पर आपका जो है जंगली हाथी मेनली यहां पर पाए जाते हैं। 17 देशों में, 17 भारत के 17 राज्यों में होगा। यहां पर प्रदेशों में, यहां पर प्रा छूट गया, प्रदेश मतलब राज्य या कोई बड़ा टाउन। तो 17 प्रदेशों में पाए जाते हैं और उसमें से यूपी, एमपी और कर्नाटका प्रसिद्ध है। चलिए ये देखिए अगला क्वेश्चन, शहतूश शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई है? शहतूश शॉल की गुणवत्ता और मांग के कारण कौन सी प्रजाति खतरे में आ गई है? ब्लैक बक, चीरू या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सिर्फ चीरू इसका करेक्ट आंसर है, सिर्फ चीरू इसका करेक्ट आंसर है। तो शहतूश शॉल की अगर आप बात करते हैं तो उसकी गुणवत्ता और ये जो शॉल है इसकी गुणवत्ता और मांग के कारण जो है ये चीरू प्रजाति खतरे में आ गई है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अलग, देखिए उपरोक्त दोनों है, कई लोग उपरोक्त दोनों पर भी यहां पर टिक लगा रहे होंगे, लेकिन ब्लैक बक का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है शहतूश शॉल से, उसकी क्वालिटी से या उसके डिमांड से। लेकिन चीरू प्रजाति जो है उससे वहां पर उनको डायरेक्ट इंपैक्ट है उस शहतूश शॉल में। और जैसे कि आप देखते हैं कि अलग अलग प्रजाति के अलग अलग भागों का उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट में। तो ये जो शहतूश शॉल है उसकी क्वालिटी या उसकी जो डिमांड है उसके कारण चीरू नाम की जो प्रजाति है वो खतरे में आ गई है, क्योंकि चीरू प्रजाति का यहाँ पर मोटा मोटी वहां पर उसमें यूज होता है, उपयोग होता है। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेसन था। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। और आज हमने क्वेश्चंस काफ़ी स्मूथली किए, क्योंकि आज फ्लक्चुएशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका इंटरनेट का इश्यूज नहीं रहा, क्योंकि आज हमने इसको प्रीमियर किया। और अगर आपको इंटरनेट की थोड़ी भी इशू लगी होगी वो आपके तरफ से होगी, क्योंकि हमारे तरफ से तो ये कंप्लीटली आपको रिकॉर्ड करके आपके पास लाई गई थी। तो मेन मोटिव ये है कि हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मेरा मेन इंटेंशन ये है कि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उसके लिए आप सोचिए कि मैं इस चीज़ को
अलग टाइम पे कहीं ना कहीं टाइम देके पूरा स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने बोला है कि सर ईवीएस की कंप्लीट सीरीज करा दीजिए। और ये आपका कंप्लीट 30 वीडियो का सीरीज है जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसको बढ़िया से करिए, पहले के वीडियोस को रिवीजन करिए और आगे के वीडियोस को देखिए। ऐप आपके प्ले स्टोर पर जो वायुपी एजुकेशन ऐप है उसके अंतर्गत सारी चीजें दी जा रही है, तो उसको देखिए। हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे नए नए वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जरूर देख रहा हूँ और इसको आगे भी मैं ऑब्जर्व करूंगा आप लोगों के कमेंट को। 2-3 दिनों में हमने नोटिस की कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इंटरनेट की, और जब वीडियो रिकॉर्ड होके बाद में ऊपर वहाँ पे गई फाइनल तो बहुत चीज़ें कट गई थी। तो अभी इंडिया का सिचुएशन ठीक नहीं है लॉकडाउन के कारण, तो हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, उसका ये अल्टरनेट मीडियम है। तो इसको आप बढ़िया से देखिए, वीडियो को कमेंट करिए, जो भी डाउट होंगे उससे भी लिए जाएंगे, बाकी आपको ऐप पर अपडेट आएगी, वहाँ से समझ में आ ही जाएगी। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।